डॉलर का वर्चस्व कभी कम नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज कुछ देश एकजुट होकर डॉलर पे वार कर रहे हैं, चाहे वो ब्रिक्स देश हो या कुछ वेस्टर्न कंट्रीज। हर देश अंदर ही अंदर जरूर सोचता है कि डॉलर ही क्यों डॉलर ही एकमात्र विकल्प होना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके डॉलर के बारे में कुछ ऐसा है जो आम लोग नहीं समझ रहे, क्योंकि हम लोग सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में सोचते हैं, जबकि पावरफुल ग्रुप्स, एलीट क्लास को वो चीज क्लियरली दिखाई दे रहा। इतिहास में जो चेन ऑफ इवेंट्स हुए हैं और स्पेशली जिस क्रोनोलॉजी में हुए हैं, उससे ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि क्यों डॉलर और अमेरिका दोनों का इस दुनिया पे डोमिनेंस बरकरार रहने वाला है। अमेरिका हर बार इस दुनिया को चकमा देने में कामयाब हुआ, लिटरली हर बार। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आपको अभी पता चलेगा। कहानी शुरू होती है 1914 यानी वर्ल्ड वॉर 1 से। सबसे पहले अमेरिका ने दुनिया को दिखाने के लिए एक डिसीजन लिया कि वो वॉर में शामिल नहीं होगा, लेकिन अमेरिका ने युद्ध में शामिल बाकी देशों को वॉर सप्लाईज भेजा। अब उन देशों के पास अमेरिका को देने के लिए डॉलर तो था नहीं, तो उन देशों ने अपना गोल्ड रिजर्व इस्तेमाल किया। साल 2 साल बाद जब उन देशों का गोल्ड रिजर्व बहुत कम हो गया, तब अमेरिका के ही बैंकों ने उन देशों को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लोन दिया और फिर अमेरिका की आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने उन्हीं देशों को वेपन्स, एम्यूनेशंस सप्लाई किया और मोटा पैसा कमाया। जहां बाकी देश कमजोर हो रहे थे, अमेरिका मजबूत हुआ और 1917 में अमेरिका ने पहले विश्व युद्ध में एंट्री भी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि जर्मनी के सामने वो सब देश कमजोर पड़ गए जिनको अमेरिका ने लोन दिया था। और बात भी सही है, क्योंकि अगर वो देश हार जाते तो अमेरिका का तो पैसा डूब जाता। अब कई वर्षों के बाद जब 1939 में फिर से विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट कहते हैं कि हम इस बार बिल्कुल भी युद्ध में शामिल नहीं होंगे। लेकिन लाइक ऑलवेज अमेरिका की कथनी और करनी में अंतर होता ही है, और फिर अमेरिका एक कैश एंड कैरी पॉलिसी लाता, जिससे कि वो युद्ध करने वाले देशों से व्यापार कर सके, उनको वॉर सप्लाईज बेच सके, जैसे कि आर्म्स, एम्यूनेशंस, फूड, फ्यूल एक्सेट्रा। इस पॉलिसी में अगर कोई देश पेमेंट अप फ्रंट देगा, यानी पैसा तुरंत देगा और सामान के ट्रांसपोर्टेशन का रिस्क भी खुद लेगा, तो अमेरिका उसे वॉर सप्लाईज देगा। अब बात फिर से वही है, सामने वाले देश के पास डॉलर कहां से आता, इसलिए सारा पेमेंट अमेरिका को गोल्ड में मिला। 1941 तक तो स्थिति ये बन गई कि जहां हर देश कमजोर पड़ चुका था, वही अमेरिका के पास दुनिया का 70 से 80% सोना आ गया। कैन यू इमेजिन दैट? आज अमेरिका के पास तकरीबन 8000 मेट्रिक टन सोना है, जबकि उस वक्त अमेरिका के पास 20,000 मेट्रिक टन सोना आ गया था। जब सारे देश का सोना लगभग खत्म हो गया और वॉर सप्लाईज खरीदने का पैसा नहीं बचा, तब अमेरिका में आया लैंड लीज एक्ट। बेसिकली अमेरिका में आर्सेनल ऑफ डेमोक्रेसी का दौर आ चुका था। कार बनाने वाली, मोटर बनाने वाली, फ्रिज बनाने वाली, टायर बनाने वाली, डैम्स बनाने वाली कंपनीज भी लार्ज स्केल पे आर्म्स, एम्यूनेशंस, टैंक्स बना रही थी, तो वो सब किसी को तो बेचना ही था ना। इसलिए लैंड लीज एक्ट के तहत उन देशों को वॉर सप्लाईज क्रेडिट पे यानी उधार पे सप्लाई किया गया। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ब्रिटेन ने उस उधार की आखिरी किस्त का पेमेंट विश्व युद्ध के 61 साल बाद यानी 2006 में किया। अब वापस आते हैं 1944 में, जब ब्रेटन वुड्स में एक ग्लोबल करेंसी के लिए कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें यूएस डॉलर को ग्लोबल करेंसी मान लिया गया। वो कॉन्फ्रेंस बायस्ड था। अमेरिका के पास दुनिया का तमाम सोना था, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा क्रेडिटर बन चुका था। बाकी देश आर्थिक रूप से टूटे हुए थे और कर्ज में थे। बाकी देशों के पास हाँ में हाँ मिलाने के अलावा चारा ही क्या था। ऊपर से अमेरिका कहता है कि टेंशन मत लीजिए, हर डॉलर गोल्ड से बैक्ड होगा, जब मर्जी हो आइए और डॉलर के बदले गोल्ड ले जाइए। देखिए, जब बैट, बॉल और विकेट तीनों सामने वाले का हो तो नियम भी फिर वही बनाता। वही हाल बाकी कंट्रीज का था उस समय, इसलिए डॉलर के लिए राजी होना उनकी मजबूरी थी। अब इसके बाद आता है एक बड़ा टर्निंग पॉइंट, जिसमें बाकी देशों को समझ आता है कि उनका कट चुका। मैं बात कर रहा हूँ 1971 के निक्सन शॉक की। अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन साहब टीवी पे आते हैं और कहते हैं कि भाइयों और बहनों, आज से डॉलर गोल्ड में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी पहले बैटिंग कर लो, फिर गेंद और बल्ला घर ले जाओ। अब भाई अमेरिका तो अमेरिका है, वो अच्छी तरह जानता था कि जिस तरह रावण की शक्ति उसके नाभि में थी, उसी तरह से अमेरिका की शक्ति डॉलर में है।
डॉलर का डिमांड बनाए रखना बेहद जरूरी था। इसलिए 1974 में अमेरिका ने उस वक्त के सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्टर सऊदी अरेबिया से डील की, जिसको कहा जाता है पेट्रो डॉलर सिस्टम। यानी अब से तेल डॉलर में ही बिकेगा। यानी एक बार फिर से डॉलर की बैकिंग आ गई। बस फर्क कितना था कि पहले डॉलर के पीछे गोल्ड था, अब की बार डॉलर के पीछे तेल का कुआं था। डॉलर लेके आओ और तेल निकाल लो। अगर आपको अभी तक यकीन नहीं हुआ है कि दुनिया की कोई भी शक्ति डॉलर के वर्चस्व को कम नहीं कर पाएगी, तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उससे जरूर यकीन हो जाएगा। सद्दाम हुसैन, मुअम्मर गद्दाफी और निकोलस मादुरो, इन तीनों में क्या कॉमन है? ये तीनों ही ऐसे देश के मुखिया थे जिनके पास तेल का भंडार है। इन तीनों ने तेल बेचने के लिए डॉलर को रिप्लेस करने का प्लान बनाया। तीनों का ही अंजाम क्या हुआ? सद्दाम को अमेरिका ने फांसी दे दी, गद्दाफी को अमेरिका ने गोली मार दिया और निकोलस मादुरो यानी वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उनके बेडरूम से उठवा लिया। अब बताइए, इन तीनों इवेंट के बाद क्या किसी भी देश ने कोई मेजर एक्शन लिया? नहीं लिया। किसी ने कुछ नहीं किया। आपने ब्रिक्स देशों के बारे में सुना होगा। वो देश डॉलर को रिप्लेस करना चाहते हैं, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि वो नहीं करते हैं जो अमेरिका करता है। जैसे कि अभी उसने वेनेजुएला को कैप्चर कर लिया। ऐसा कहा जा रहा है कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल का कुआं है, जो कि ऑब्वियसली अब अमेरिका के कब्जे में है। और तेल के बिना ना तो दुनिया आज चल सकती है और ना ही 1974 पेट्रो डॉलर के टाइम पे चल सकती थी। और तेल पे कब्जा करना मतलब डॉलर के वर्चस्व को जिंदा रखना। अब अमेरिका का ऐसा रवैया, ये बॉसगिरी, ये गुंडागर्दी खटकती तो सबको है, लेकिन अमेरिका की जान डॉलर में छिपी हुई है और उसको नीचे गिराने के लिए जो कीमत है वो इतनी बड़ी है कि उसको कोई चुकाना नहीं चाहता है और चुकाना चाहिए भी नहीं, क्योंकि अपना रास्ता चौड़ा करने के लिए पूरा मकान तोड़ के दोबारा नहीं बनाया जाता। और ये बात दुनिया के पावरफुल ग्रुप्स और एलीट क्लास अच्छे से जानते हैं। इसलिए डॉलर कभी खत्म नहीं होने वाला है और ये इसी तरह से चलता रहेगा।